नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त शिखा। हमारे आज के इस सेशन में हम 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक के रोजगार और निर्माण समाचार पत्र के ऑब्जेक्टिव सेशन को डिस्कस करेंगे। इसमें हम अर्थशास्त्र का सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एमपीपीएससी प्री की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा। शुरू करते हैं। औपचारिक क्षेत्रक ऋण के संबंध में असत्य कथन बताना है हमको। तो पहले हम ये समझते हैं कि औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रक क्या होते हैं। जो कि ऋण देने वाले औपचारिक, जो कि सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, सरकार से रजिस्टर्ड, जैसे कि बैंक, सहकारी समिति। इनकी दर निर्धारित होती है, दर निश्चित। और अनौपचारिक में वे क्षेत्र आते हैं जो कि सरकार से पंजीकृत नहीं है, जैसे कि जमींदार या फिर जिनके पास ज्यादा धन होता है, वो भी धन देने लगते हैं ऋण पर, ब्याज पर। वो अनौपचारिक में आते हैं। इनकी कोई दर निर्धारित नहीं होती, ये कस्टमर को देख के उसकी जरूरत के अनुसार दर कम ज्यादा कर लेते हैं। अनौपचारिक, ये अनौपचारिक। और औपचारिक जो सरकार निर्धारित करती है, इन पे नियंत्रण औपचारिक पे भारतीय रिजर्व बैंक करती है। तब हमको इनमें से गलत कथन बताना है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों एवं छोटे कर्जदारों के ऋण का सबसे अधिक भाग औपचारिक क्षेत्र के द्वारा पूरा होता है, औपचारिक द्वारा नहीं होता, क्योंकि अधिकतर किसान ग्रामीण क्षेत्रों के कम पढ़े लिखे हैं, तो बैंक या फिर संस्थाओं तक जा ही नहीं पाते, वहीं के जमींदार या साहूकार से लेते हैं। तो ये गलत है। औपचारिक क्षेत्रक ऋण के अंतर्गत बैंक एवं सहकारी समितियों के द्वारा दिए जाने वाला ऋण आता है, ये सही है। भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर निगरानी रखता है, ये भी सही है, क्योंकि इसमें सरकारी बैंक समितियां आ रही है, तो निगरानी रिजर्व बैंक ही रखेगा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो हमें बताना क्या था, असत्य। तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से सत्य कथन बताइए। व्यक्तियों के बैंक खातों में जमा धन को मांग जमा कहा जाता है। मांग जमा आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के समान कार्य करता है। उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। मांग जमा का मतलब होता है जो हम जैसे करेंट अकाउंट खुलाते हैं बैंक में और हम एटीएम ले लेते हैं, तो हम एटीएम के थ्रू पैसे निकाल भी सकते हैं या फिर दुकान वगैरह पे पेमेंट भी कर सकते हैं। तो ये आधुनिक अर्थव्यवस्था में किसके समान कार्य करता है, मुद्रा के समान। तो आंसर हो जाएगा 2। मांग जमा मतलब ऐसा पैसा जो हमारा जमा है और मांगने पे हमको मिल जाएगा, मांग जमा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के अपने राजस्व के प्रत्यक्ष कर स्रोत के अंतर्गत आता है। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट टैक्स देने वाले। टैक्स दो प्रकार से दिया जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे हम अपनी इनकम पे देते हैं डायरेक्ट सरकार को, तो वो डायरेक्ट ऋण है। या फिर हम कोई चीज खरीदते हैं और उस पे देते हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है। इसमें ऑप्शन है पेट्रोलियम उत्पादों पर मूल्य वर्धित कर, विद्युत पर कर तथा शुल्क, स्टॉक शुल्क और पंजीकरण, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये तो डायरेक्ट है, ये भी डायरेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा सी, स्टॉक शुल्क और पंजीकरण शुल्क। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के अपने राजस्व में अप्रत्यक्ष कर स्रोत है, मतलब इनडायरेक्ट। राज्य वस्तु और सेवा कर, पेट्रोलियम व शराब उत्पादों पर बिक्री कर, विद्युत पर कर व शुल्क, या उपरोक्त सभी। तो ये सभी इनडायरेक्ट है, आंसर हो जाएगा डी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल
शिक्षा की वर्तमान संरचना 10+2 को किस प्रारूप में परिवर्तित किया जाएगा? तो इसको परिवर्तित किया जाएगा 5+3+3+4। जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं शिक्षा के लिए। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि जैसे अभी हम पढ़ते थे 3 केजी के, फिर 5 प्राथमिक के 5, फिर मिडिल के 8 तक, फिर हाई का 10वीं तक और हायर का 12वीं तक। तो ये अब बदल के 5-3-3-4 हो जाएगा। पहले 5 साल फाउंडेशन स्टेज, इसके बाद 3 साल प्रिपरेटरी स्टेज 8 से 11 वर्ष की, इसके बाद फिर से 3 साल मिडिल स्टेज 11 से 14 के लिए, और फिर 4 साल 9वीं से 12वीं तक 14 से 18। 3 स्टेज, पहली 5 साल तक 8 वर्ष के लिए, फिर 3 साल तक 8 से 11, फिर आगे के 3 साल 11 से 14 और फिर 4 साल 14 से 18। अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के संबंध में असत्य कथन बताइए। असंगठित क्षेत्र के लिए कोई नियम एवं विनिमय नहीं होते हैं। असंगठित क्षेत्र में छोटी-छोटी और बिखरी इकाइयां होती हैं जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण के बाहर होती हैं। इस क्षेत्र में रोजगार सुरक्षित नहीं होता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। असंगठित, इसका आंसर ए है। ये असंगठित क्षेत्र के लिए कोई नियम एवं विनिमय नहीं होते हैं, यह असत्य है। उनके लिए भी नियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठित क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? संगठित क्षेत्र में वे उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है। संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। इस क्षेत्र के कर्मचारी को सवेतन अवकाश, चिकित्सा अवकाश जैसी सुविधाएं नहीं मिलती है। तो ये गलत है, इनको भी मिलती है सुविधाएं। निम्नलिखित कथन में से सत्य कथन बताइए। भारत की सकल राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है। भारत में लोगों को सबसे अधिक रोजगार प्राथमिक क्षेत्र में मिलता है। भारत में सेवा क्षेत्र में उत्पादन की जितनी वृद्धि हुई उतनी रोजगार में वृद्धि नहीं हुई, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सभी सही है। जब इस टाइप से क्वेश्चन आता है सत्य असत्य का, तो आपको इसका ध्यान रखना होता है दोस्तों कि सत्य पूछा है या असत्य पूछा है। तो इसमें सभी सही है। सबसे ज्यादा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र कृषि वगैरह में मिलता है। भारत में सेवा क्षेत्र में उत्पादन की जितनी वृद्धि हुई, क्योंकि सर्विस सेक्टर में वृद्धि तो हुई है पर मशीनें, कंप्यूटर, प्रिंटर, जिनकी वजह से रोजगार में वृद्धि नहीं हुई। स्वतंत्रता के बाद लागू किए गए भू सुधार कार्यक्रम को किन राज्यों में सर्वाधिक सफलता मिली? पंजाब, हरियाणा, केरल, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। केरल पश्चिम बंगाल में मिली है। हरित क्रांति के पहले चरण में उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों को HYV हाईली यील्ड वेराइटी, हाईली यील्ड वेराइटी का इसका फुल फॉर्म हाईली यील्ड वेराइटी का प्रयोग कर किन राज्यों तक सीमित रहा? पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो ये पंजाब, इसका पहला वाला हो जाएगा पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। हरित क्रांति में कृषि क्षेत्र में
उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों के प्रयोग से मुख्य रूप से गेहूं व चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई। उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ा। डी के कर्वे समिति किससे संबंधित है? डी के कर्वे इसका फुल फॉर्म है धोंदू केशव। इनका फुल फॉर्म है धोंदू केशव कर्वे समिति। ये किससे संबंधित है? बैंकिंग क्षेत्र के विकास से, भुगतान संतुलन से, लघु उद्योगों के विकास से, या उपरोक्त में किसी से नहीं। तो ये लघु उद्योगों के विकास से संबंधित है। दोस्तों ये इसमें मिसप्रिंट है रोजगार निर्माण में। ये डी के कर्वे समिति किससे संबंधित है ये क्वेश्चन है, और ये पहले वाले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। फिर हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 12वां औपनिवेशिक शासन काल में भारत में जनांकीय परिस्थिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 1921 के पूर्व का भारत जनांकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था। इस काल में जीवन प्रत्याशा 35 वर्ष से भी कम उम्र थी। इस काल में सकल मृत्यु दर बहुत उच्च थी। इस समय भारत की जनसंख्या की संवृद्धि दर विस्फोटक अवस्था में थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इस समय भारत की जनसंख्या न तो बहुत विशाल थी, न ही उसकी वह वृद्धि दर अधिक थी। यह सत्य है। राशन कार्ड के संबंध में सही कथन बताइए। निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए बीपीएल कार्ड, अन्य लोगों के लिए एपीएल कार्ड। ये सभी कथन सत्य है। निर्धनों के लिए बीपीएल कार्ड का काम कर रहा है, अन्य लोगों के लिए एपीएल का। इसका आंसर हो जाएगा डी। भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन कितनी है? गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए 2400 से 2100 कैलोरी, 2100 से 2400, 1500 से 1800, या 1800 से 1500। इसका आंसर ए है। गरीबी निर्धारण का यह फॉर्मूला भारत में पहली बार 1979 में वाई के अलग समिति ने तय किया था। कैलोरी निर्धारण का। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कौन करता है? नीति आयोग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण आयोग, एनएसएसओ, वित्त मंत्रालय, या राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ये बी वाला है इसका आंसर। एनएसएसओ राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ये गरीबी रेखा का या निर्धनता रेखा का आकलन करता है, और ये हर 5 साल में करता है। विश्व बैंक के द्वारा समूचे विश्व की निर्धनता रेखा के निर्धारण के लिए कौन सा मानक लिया गया है? वर्ल्ड बैंक जो पूरे विश्व के लिए कार्य करता है, इसने गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए कौन सा मानक लिया है? जिन व्यक्तियों की आय 1.90 यूएस डॉलर प्रतिदिन से कम हो, जिन व्यक्तियों की आय 5.0000 यूएस डॉलर से अधिक हो, जिन व्यक्तियों की आय $20 प्रति माह से कम हो, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर कोई नहीं है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, विकासशील देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, देशों के बीच सीमा विवाद का निवारण करना, या उपरोक्त सभी। तो इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये सीमा विवाद का निवारण तो करता नहीं होगा, कि व्यापार संगठन है, विकासशील देशों को आर्थिक सहायता भी प्रदान नहीं कर सकता। व्यापार है तो ये व्यापार का ही कार्य करेगा। आंसर हो जाएगा ए। भारत सरकार के द्वारा उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में बनाया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसके अंतर्गत उपभोक्ता अदालतों का गठन किया गया है,
इसके अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तरीय अदालतों की स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत के आदेश के विरुद्ध कहीं अपील नहीं किए जाने का प्रावधान है। इस अधिनियम में उपभोक्ताओं को उपभोक्ता अदालत में प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया है। आंसर है सी। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत के आदेश के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक निर्दिष्ट सीमा से अधिक लाभ निवल संपदा या वार्षिक कारोबार वाली कंपनियों को पिछले 3 वर्षों के मध्य अर्जित औसत निवल लाभ का कितना प्रतिशत कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर खर्च करना होता है? 2, 10, 15 या 25? इनको 2 खर्च करना होता है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की अवधि कब तक मान्य है? ये वय वंदना योजना है प्रधानमंत्री की, जो कि वरिष्ठ नागरिकों, इसमें 60 साल से ऊपर वाले बुजुर्ग ले सकते हैं। एक प्रकार की पेंशन योजना है जिसमें अपना पैसा वो जमा कर देते हैं, उनको हर महीने पेंशन मिलती रहती है। इसकी अवधि 31 मार्च 23 तक है। प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री या रक्षा मंत्री। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री है और ये बाकी वित्त मंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री इसके सदस्य हैं। तरल नकदी की वह राशि जो बैंकों को अपनी कुल जमा के प्रतिशत के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना होती है, क्या कहलाती है? तो इसका आंसर ए है, इसमें गलत दे रखा है। एस जो बैंकों के पास, वो रिजर्व बैंक के पास रखते बैंक, वो एसएलआर होती है और जो खुद के पास रखते हैं वो सीआरआर होती है। कोई भी जो बैंक होता है वो 2 प्रकार से पैसे अपने पास रख के रखता है जिससे कि ग्राहकों को असुविधा ना हो। वो एक सीआरआर अपने पास सुरक्षित रखता है और एसएलआर रिजर्व बैंक के पास। एसएलआर निवल जमा का वह प्रतिशत है जो एक वाणिज्यिक बैंक को नकदी, सोना आदि के रूप में रखना होता है भारतीय रिजर्व बैंक के पास। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। इसका उद्देश्य उन प्रवासी श्रमिकों के लिए आजीविका के अवसर सुनिश्चित करना है जो कोविड-19 महामारी के कारण अपने गांव लौट आए हैं। कौन सी योजना है? गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इसका उद्देश्य गांवों में सड़कें, आवास, आंगनबाड़ी और सामुदायिक परिसर जैसी आधारभूत अवसंरचनाओं का निर्माण है। यह अभियान बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा के जिलों में संचालित है। इसे राज्य सरकारों के सहयोग से नीति आयोग ने लागू किया है। तो इसका आंसर डी है। इसमें सड़क परिवहन, राजमार्ग, खदान, रेलवे, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, दूरसंचार, कृषि सहित भारत सरकार के 11 मंत्रालयों द्वारा लागू किया गया है। ये गलत है, ये असत्य कथन है। इसने लागू नहीं किया है। नीति आयोग इसमें सम्मिलित नहीं है। इनके द्वारा लागू किया गया 11 मंत्रालयों के द्वारा और नीति आयोग नहीं है इसमें। भारत सरकार द्वारा देश में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए पोषण अभियान का प्रारंभ कब से हुआ? 18 दिसंबर 2017, 18 दिसंबर 2018, 18 दिसंबर 2019 या 1 जनवरी 2020? तो ये
17 में हुआ 18 दिसंबर को पोषण अभियान। इस अभियान में सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित किए गए और महिला और बाल विकास मंत्रालय इनकी क्रियान्वयन एजेंसियां हैं, मतलब जो करती हैं काम। 6 वर्ष तक के बच्चों, किशोरियों एवं गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को इसमें सम्मिलित किया गया। इनके पोषण का ध्यान रखा जाएगा। छोटे बच्चे, किशोरियां, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं। इसके बाद नगद आरक्षित अनुपात CRR, जो बैंक अपने पास रखते हैं, एक राशि निश्चित। अगर इसे कम किया जाए तो निवेश की मांग क्या होगी? बढ़ जाती है। CRR कम कर देने पर वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजित करने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि उनको कम रखना है तो वो ज्यादा अपने शाखों पर ध्यान दे सकते हैं और कम ब्याज दर पर साल की उच्च उपलब्धता के कारण निवेश की मांग बढ़ जाती है। वो ब्याज दर कम कर देते हैं क्योंकि उन्हें रखना कम है, पैसा ज्यादा है देने के लिए, इसलिए निवेश की मांग बढ़ जाती है। वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने पर उनकी साख निर्माण की क्षमता घट जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये घट जाती है। अगर वाणिज्यिक बैंक सरकारी प्रतिभूतियां खरीद लेते हैं तो उनकी साख निर्माण की क्षमता घट जाती है क्योंकि उनके नगद शेष कम हो जाते हैं। अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आए दोस्तों, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।